1605 से लेकर 1627 तक था। नाम का मीनिंग है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ये इसके नाम का मीनिंग है, अर्थात विश्व विजेता। विश्व विजेता ये इसके नाम का मतलब होता है। वैसे पूरा नाम इसका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इस नाम से गद्दी पर बैठा था। बच्चों, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से यह गद्दी पर बैठा था। और आप जानते हैं इसके पिता अकबर थे और इसकी मदर का नाम हरकाबाई था, जिसको हीराबाई भी कहते हैं। जोधाबाई नहीं थी, इसकी मदर हरकाबाई आमेर के किंग भारमल की पुत्री, भगवान दास की बहन, मान सिंह की बुआ, अकबर की पत्नी सलीम की मां थी। सो बच्चे, जहांगीर बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। दरअसल जहांगीर की दो संतानें हसन मिर्जा और हुसैन मिर्जा, जिनका देहांत हो गया था। बाद में पता चला कि इसकी हिंदू वाइफ हरकाबाई से पुत्र पैदा हुआ, तो इसलिए पुत्र पैदा होने से पहले अकबर मन्नत मांगा था कि यदि फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसकी हिंदू पत्नी को पुत्र पैदा होगा तो अकबर आगरा किले से फतेहपुर सीकरी तक पैदल जाएगा। और जैसे ही पुत्र पैदा होने की खबर मिली, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को बड़ा ही महत्वपूर्ण मकबरा बनवा दिया, भव्य मकबरा बनवा दिया, और पुत्र का नाम सलीम रखा था। साजिद खान गुड मॉर्निंग, अभय गुप्ता गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग आ गए हैं ना, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको अकबर के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम आपको जहांगीर के बारे में बता रहे हैं। तो जहां माने संसार, गिर माने विजेता। गिर का जन्म बच्चे 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हरकाबाई से हुआ था। तो जहांगीर, इसका जन्म इस डेट को हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां पैदा हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी में, इस जगह पर पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश में आगरा से लगभग 32-34 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पर जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त के दिन हुआ था। 30 अगस्त था बच्चे 1569 को, इस डेट को जहांगीर पैदा हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को जहांगीर फतेहपुर सीकरी में पैदा हुआ था। तो इसका जन्म फतेहपुर सीकरी में, और इसकी मदर का नाम अगर आपसे पूछा जाए, इसकी मदर का नाम तो हरखाबाई था। ये इसकी मदर थी, और इसके बारे में आपको बताए हैं। जोधाबाई मत लगाइएगा, जोधा जहांगीर की पत्नी थी, आप सभी को पता है। तो इस तरह से बच्चे, जहांगीर फतेहपुर सीकरी में हरकाबाई से पैदा हुआ था।
31 अगस्त लिख ले बच्चे, कोई फर्क नहीं है, 30 अगस्त या 31 अगस्त लिख लो, कोई फर्क नहीं है, चल जाएगा। ईयर कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाता है, एक दिन का गैप हो जाए इधर उधर, कोई नहीं, चल जाएगा। 31 अगस्त लिख लो, 30 अगस्त, 31 अगस्त। मान लीजिए कोई बच्चा है ना 30 अगस्त के मिडनाइट को होता है, 12 बजे के आसपास होता है, तो 31 अगस्त कहीं लिख देते हैं, कहीं 30 अगस्त लिख देते हैं, दोनों सही है, गलत नहीं होगा और डेट आएगा नहीं। बट नॉलेज के लिए आप लिखते भी हो 30 अगस्त को या 31 अगस्त तो चल जाएगा, कोई गलत नहीं है। तो 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में 1569 में हरका बाई से पैदा हुआ था। तो बच्चों इस तरह से ध्यान रखिएगा, अकबर ने मन्नत मांगा था कि यदि उसकी पत्नी से, हरका बाई से, हिंदू पत्नी से पुत्र पैदा होगा तो वह शेख सलीम की दरगाह तक पैदल जाएगा। शायद आप जानते हैं अकबर ने इस मन्नत को पूरा होने पर वह पैदल मार्च किया था। अकबर ऐसा मुगल किंग था जो 2 दरगाह पैदल गया था, 2 दरगाह तक पैदल जाने वाला अकबर ऐसा मुगल किंग था बच्चे, 2 दरगाह पैदल जाने वाला अकबर ऐसा फर्स्ट मुगल एम्परर था। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो इसका नाम सलीम रखा गया, या इसको अकबर शिखू बाबा भी कहता था, चूंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था और यह एक सूफी संत था। तो ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, शेख सलीम चिश्ती सूफी सेंट थे ये, इनके आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ। अकबर ने इनका मकबरा भव्य बनवाया है। टॉम अगर आपसे पूछा जाए इनका कहां पर है, इनका मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में है। इस जगह पर इनका मकबरा है और यह मकबरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो बड़े ही फेमस संत, आज भी इनका मकबरा एक पवित्र स्थल है जहां लोग इनका दर्शन करने जाते हैं। तो इस प्रकार शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया था। सो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं। तो अकबर इस मकबरे को रिनोवेट कराया, बढ़िया भव्य बनवाया और इस मकबरे को फतेहपुर सीकरी में पवित्र स्थल के रूप में डेवलप किया गया, जहां दूर दूर से लोग इनका दर्शन करने आते थे। स्वयं अकबर भी इनके दर्शन करने जाता था। तो याद रखें, इनके मदर का नाम पूछे, सलीम की मदर का नाम पूछें तो बच्चे क्या नाम रख था, हरकाबाई। हरकाबाई का नाम आप जानते हैं, इनका हरकाबाई का मुस्लिम नेम मरियम उज्जमानी था ना, आपको बताए थे, मरियम उज्जमानी था, ठीक है ना। मरियम उज्जमानी इनकी मदर का नाम था, जिनको हरका भाई भी कहते हैं, और यह आमेर के राजा भारमल की पुत्री थे। तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता है 1605 में यह गद्दी पर बैठा था, अकबर के डेथ के बाद, ठीक है ना। 1605 में अकबर के डेथ के बाद यह गद्दी पर बैठा था। जिस समय बच्चों यह गद्दी पर बैठा, जिस समय यह मुगल बादशाह बना, 22 वर्ष का था, यानी 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष नहीं 36 साल का रहा ना,
कितने साल का होगा? 36 साल का था। इसका जन्म 1569 में हुआ था और गद्दी पर 1605 में बैठा। 1605 में यह गद्दी पर बैठा, तो कितने साल का था बताएं? कितने वर्ष का होगा ये? 1569, 1605 में सत्ता में आया, तो कितने साल का था? बिल्कुल 36 साल का था। सुदर्शन, वेरी नाइस। तो 36 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठा। सलीम का राजतिलक 3 नवंबर को हुआ था। जहांगीर का राजतिलक हुआ था। तो इसका राजतिलक 3 नवंबर को हुआ था। जहांगीर का राजतिलक 3 नवंबर को हुआ था। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इस दिन को इसका राजतिलक किया गया था। 30 या 31 अगस्त को पैदा हुआ था। 36 वर्ष का इसने शासन, इसका एज था। और 1605 से लेकर बच्चे 1605 से लेकर 1627 तक इसका शासन काल है। कितने वर्ष शासन काल था इसका? इसका रेन कितने वर्ष का था? तो लगभग 22 वर्ष तक शासन किया था। तो 22 वर्ष तक इसने शासन किया है। बिल्कुल गुड, वेरी गुड सुदर्शन, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बातें आप नोट भी करते चलें, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अकबर जहांगीर को सत्ता नहीं देना चाहता था। अकबर खुसरो मिर्जा को सत्ता देना चाहता था। इसलिए जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, खुसरो मिर्जा ने बगावत कर दिया था। लेकिन 1606 में खुसरो मिर्जा को जहांगीर ने हरा दिया था, है ना? और उसे, खुसरो मिर्जा को आगरे किले में कैद करके रखा। ठीक है बच्चे। इसलिए जहांगीर ने अपने तीसरे पुत्र के फेवर में, अर्थात खुर्रम को सत्ता देने के फेवर में था। और खुर्रम जहांगीर का सबसे प्रिय संतान था। ठीक है बच्चे, खुर्रम जहांगीर का सबसे प्रिय संतान था। खुर्रम को दे दिया कि लो, इसको जो दंड देना हो दो। खुर्रम ने क्या किया? खुसरो को अंधा बना दिया था। और खुसरो मात्र 22 वर्ष की अवस्था में, नहीं 22 वर्ष नहीं होगा, खुसरो 1622 में इसका देहांत हो गया था। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से 1622 में, जिस वर्ष इसका देहांत हुआ, किसका? खुसरो का देहांत 1622 में हुआ। उसी वर्ष जहांगीर ने अपने प्रिय पुत्र खुर्रम को अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पर आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा पर अटैक किया था 1622 में। और खुसरो ने उसी वर्ष खुसरो की हत्या हो गई थी। किसने मारा था? तो खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दिया था। तो बच्चे आइए हम आपको ये बात लिख कर बता देते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, खुसरो मिर्जा ने बगावत कर दिया। क्यों बगावत किया था आप जानते हैं? खुसरो मिर्जा ने क्यों विद्रोह किया था? ये बात आप सभी जानते हैं। खुसरो मिर्जा ने इसलिए बगावत कर दिया क्योंकि 1605-6 में खुसरो मिर्जा रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर। खुसरो मिर्जा ने जहांगीर के खिलाफ
विद्रोह कर दिया। इसलिए विद्रोह किया क्योंकि खुसरो स्वयं सत्ता चाहता था। 1605-6 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया, इसलिए क्योंकि यह अकबर का प्रिय था। अकबर का प्रिय था। अकबर इसी को चाहता था। यह अकबर का प्रिय था। अकबर इसी को चाहता था, लेकिन जहांगीर विद्रोह करने पर उतर आया, इसलिए अकबर ने जहांगीर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, खुसरो मिर्जा ने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के पश्चात खुसरो मिर्जा बगावत करने के बाद 5वें सिख गुरु अर्जन देव के पास गया था। 5th सिख गुरु अर्जन देव के पास गया। गुरु अर्जन देव ने इसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसको विजयी का आशीर्वाद दिया। जब जहांगीर को पता चला कि 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने उसके बड़े पुत्र खुसरो मिर्जा को बगावत के लिए उकसाया है, बगावत के लिए भड़काया है, जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जन देव से रुष्ट हो गया और गुरु पर 2500 रुपए फाइन मढ़ दिया। गुरु के पास पब्लिक फंड का पैसा था, लेकिन गुरु ने पब्लिक फंड का पैसा देने से मना कर दिया। इसलिए जहांगीर ने गुरु को पकड़वा करके 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव की हत्या करवा दिया था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए किस गुरु ने ब्लेस किया, तो 5th गुरु अर्जन देव ब्लेस्ड हिम। 5वें सिख गुरु अर्जन देव ने जहांगीर खुसरो मिर्जा को आशीर्वाद दिया था। तो 5वें सिख गुरु अर्जन देव, इनकी हत्या 1606 में कहीं कहीं दिया है, कहीं 1605 भी दिया है। चूंकि विद्रोह 5-6 में है, तो 5 में कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 6 में मिलेगा। ईयर नहीं आएगा। ये पूछा जाता है किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई, तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिया। सो बच्चे, जहांगीर असैसिनेटेड, जहांगीर ने गुरु की हत्या करवाई थी। तो इस तरह 5वें सिख गुरु अर्जन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई। और यही गुरु हैं बच्चे जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर देखें तो खुसरो मिर्जा को जहांगीर पकड़वा लिया था। 1606 में खुसरो मिर्जा को अरेस्ट कर लिया। was imprisoned at आगरा रेड फोर्ट। तो आगरा किले में इसको कैद किया था। आगरा लाल किले में इसको कैद करवाया। इसको बच्चों खुर्रम के हवाले कर दिया। खुर्रम जहांगीर का सबसे प्रिय पुत्र था। खुर्रम मिर्जा के हवाले किया। खुसरो को जहांगीर ने खुर्रम के हवाले कर दिया। खुर्रम ने इसको अंधा बना दिया। खुर्रम ब्लाइंडेड हिम। तो बच्चे, खुर्रम ने खुसरो को ब्लाइंड कर दिया था। खुर्रम ने खुसरो को अंधा बना दिया।
खुर्रम ने खुसरो को अंधा कर दिया था। तो इस तरह से अगर आप देखें, बाद में खुसरो की डेथ हो गई थी या हत्या कर दिया 1622 में, खुसरो की हत्या हो गई। तो खुसरो की मृत्यु हो गई 1622 में, और इसी वर्ष खुर्रम को दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा गया था। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। कविता गुड मॉर्निंग, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताएं। खुसरो मिर्जा के हवाले कर दिया था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि जहांगीर को बाद में खुसरो पर थोड़ी दया आ गई। जहांगीर ने खुसरो की आंख का इलाज कराया, लेकिन उसकी आंख में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई, लेकिन वही 1622 में मर गया या फिर इसकी हत्या कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। ठीक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इसका मकबरा कहां पर है, तो बच्चे इसका मकबरा आपको लगाना है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसका टॉम्ब है, ये भी आप लिख लो, इसका टॉम्ब इलाहाबाद में है। मकबरा इसका इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में पार्क भी इसके नाम से, खुसरो पार्क। खुसरो पार्क में, इसी पार्क में इसका मकबरा है। तो खुसरो पार्क में इलाहाबाद में इसको दफनाया गया है, और इसी पार्क में इसकी एक सिस्टर भी है, यानी खुसरो पार्क में इसकी मदर का भी है, खुसरो पार्क में इसका भी है, इलाहाबाद के खुसरो बाग में इसको दफनाया गया है। और जिस समय खुसरो मिर्जा की डेथ हुई या हत्या हुई, उसी वर्ष खुर्रम यानी शाहजहां ने दक्षिण के अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर हमला किया था। अगर आप देखें तो जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण अभियान बिल्कुल सफल रहा बच्चे। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं, सिखों के जो 10 गुरु हैं, उनमें पांचवें सिख गुरु अर्जन देव, इन्होंने हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया था। इन्होंने हर मंदिर साहब का निर्माण कराया था। 10वें सिख गुरु। 10 गुरु हैं। पहला सिख गुरु नानक देव हैं, 1469 में ननकाना साहिब में पैदा हुए थे। इनके शिष्य
गुरु अंगद, इनका असली नाम लेहना था। लेहना, ये इनका रियल नेम है। इन्होंने गुरमुखी लिपि की खोज भी किया था। गुरमुखी लिपि इन्होंने खोजा था। पंजाबी भाषा इसी लिपि से आई है। गुरमुखी स्क्रिप्ट से ही पंजाबी भाषा आई है। तीसरे सिख गुरु अमरदास। चौथे सिख गुरु रामदास। बच्चों, रामदास गुरु अमरदास के दामाद थे। ये थे सन इन लॉ ऑफ गुरु अमरदास के दामाद थे। दामाद थे बच्चे ये। कौन से गुरु के? गुरु अमरदास के। अर्थात इनकी वाइफ का नाम, इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था। बीबी भानी जो थी, गुरु अमरदास की पुत्री थी, गुरु रामदास की पत्नी थी, गुरु अर्जन देव की मदर थी, है ना। ये थी डॉटर ऑफ अमरदास। गुरु अमरदास की पुत्री, वाइफ ऑफ गुरु रामदास, रामदास की पत्नी और मदर ऑफ गुरु अर्जन देव। अर्जन देव की मदर थी। और गुरु अर्जन देव से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई थी। आई थिंक आप जानते हो, अर्जन देव से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई थी। यहां से गुरु की परंपरा बच्चे वंशानुगत हो गई, यानी लाइनेज हो गई। अर्थात गुरु के पुत्र गुरु बनने लगे। गुरु रामदास ने कहा, जिस तरह एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, उसी प्रकार गुरु की आत्मा उसके पुत्र में ट्रांसफर हो जाती है। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को कहा कि अब आज से आप लोगों के गुरु यही होंगे। तो इसलिए फर्स्ट गुरु सन अगर आपसे पूछा जाए तो यही लगाइएगा। ठीक है बच्चे। बताएं, समझ में आ रहा है ना? बोलिए बच्चों, आप लोग हैं ना? पढ़ रहे हो ना साथ में? ओके, वेरी गुड सुदर्शन। ओके अभय, एक बात यहां और बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने अमृतसर जमीन दान में दिया था। इन्हीं को अमृतसर दान में मिला था। अमृतसर जमीन इनको दान में दिया था। तो अमृतसर की जमीन दान में मुगल किंग अकबर ने दिया था। तो इस तरह से यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। दान में किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अमृतसर में एक तालाब भी था। वो तालाब सहित गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को अकबर ने
जमीन दान में दे दिया था। तालाब भी था बच्चे, वो आर्टिफिशियल लेक, जिसके आप जानते हैं जहां पर गोल्डन टेम्पल है, एक तालाब भी है ना, अगर गए हो तो। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया था, अमृतसर शहर इन्होंने बसाया था। अमृतसर शहर की स्थापना अगर आपसे पूछें, गुरु रामदास ने किया था। अमृत तो जानते हैं नेक्टर होता है, इस शहर की स्थापना इन्होंने किया था। जमीन दान में अकबर ने दिया था। अगर बीबी भानी का नाम न दिया हो, ये पूछ लें किस गुरु को अमृतसर जमीन दान में दिया था अकबर ने, तो गुरु रामदास लगाइएगा। रामदास का सेंस न पूछ रहे हैं, वाइफ का पूछ रहे हैं, तो वाइफ का नाम लगाइए। ये तो पता चल जाएगा ना प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। बट एक्चुअल में अमृतसर की जमीन अकबर ने बीबी भानी को दान में दिया था। अमृतसर की जमीन अकबर ने बीबी भानी को दान में दिया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। यहीं पर एक मंदिर, हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहब, हर मंदिर साहब, यहीं पर हर मंदिर साहब गुरु रामदास ने बनाया। ये मंदिर कहां पर है? अमृतसर में। तो अमृतसर में हर मंदिर साहिब का निर्माण गुरु रामदास ने किया था। लेकिन बच्चों आपको बताएं, हर मंदिर साहिब पर सोने की परत, हर मंदिर साहब पर सोने की परत गुरु अर्जन देव ने चढ़वाई थी। तो आई थिंक आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे की बात हम आपको बताते हैं। जल्दी से फटाफट नोट करें, चूंकि वैसे नोट तो करते चलते हैं आप, कोई छूटे ना पॉइंट, इसलिए आप नोट कर लीजिए इसको। सो बच्चों, पहले गुरु नानक देव 1469 में पैदा हुए थे। दूसरे गुरु, सेकेंड गुरु अंगद 1504 में पैदा हुए थे। पहले सिख गुरु नानक देव 1469 में ननकाना साहिब में पैदा हुए थे और 1539 में इनका देहांत हुआ था। दूसरे गुरु अंगद 1504 में पैदा हुए, 1552 में इनका देहांत हुआ था। तीसरे गुरु अमरदास जो थे 1479 में पैदा हुए, 1574 में इनका देहांत हुआ था। चौथे गुरु रामदास 1534 में पैदा हुए, 1581 में इनका देहांत हुआ था। पांचवें गुरु अर्जन देव 1563 में 1563 में पैदा हुए, 1606 में इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। और इसी तरह से छठे गुरु हरगोविंद 1595 में पैदा हुए, 1595 में पैदा हुए और इनका देहांत 1644 में हुआ था। गुरु हर राय 1630 में पैदा हुए, 1661 में मरे थे। हर किशन 1656 में पैदा हुए, 1664 में मरे। गुरु तेग बहादुर 1621 में पैदा हुए, 1675 में मरे। और मारे मरे क्या, इनकी हत्या हो गई थी, औरंगजेब ने करवाया था, नाइन्थ सिख गुरु का। गुरु गोविंद सिंह 1666 में पैदा हुए और 1708 में इनकी भी हत्या हुई थी। तो बच्चे इस तरह से ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो आइए कुछ बातें आगे की तरफ ले चलते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु थे बच्चे, पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव थे। छठ की वजह से बच्चे कम आए हैं ना, क्योंकि छठ भी आज कल परसों में है ना। बिल्कुल कविता, छठ भी है। तो बच्चे, पांचवें सिख गुरु अगर आपसे पूछें तो गुरु अर्जन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ इन्होंने गुरुमुखी में कंपाइल्ड किया था। आदि ग्रंथ इन्होंने गुरुमुखी में संकलित किया था। यानी प्रथम 5 गुरुओं की वाणी आदि ग्रंथ कहलाता है। संडे को है, यानी आज सैटरडे है, कल है। तो आज और कल, मेन तो कल, आज और कल ही है ना। वेरी गुड, तभी इसीलिए। तो इन्होंने आदि ग्रंथ और इनकी हत्या के बारे में आपको बता ही दिए हैं। 1606 में जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई। असैसिनेटेड बाय जहांगीर। तो बच्चे, जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दिया था। बिल्कुल। और ये ध्यान रखिएगा, यहीं से गुरु की प्रथा वंशानुगत हो गई थी। लाइनेज, यानी प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु पुत्र गुरु बने हैं। फर्स्ट गुरु सन यहीं से। अच्छा, आज फ्राइडे है, ओके, कल सैटरडे है, तो संडे में है, यानी 3 दिन लग जाते हैं अभय गुप्ता। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लग जाते हैं ना। वेरी गुड। हम्म। सो बच्चे, गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ का संकलन गुरुमुखी में किया था। 1606 में इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। वंशानुगत पद यहीं से हो गया। पहले गुरु सन हैं जो गुरु बने हैं। और इसके अलावा छठे गुरु अगर आप देखें तो गुरु हर गोविंद है। बच्चे, ये हर गोविंद छठे गुरु हैं। इनका इंपॉर्टेंस यह है कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था। अकाल तख्त का मतलब सिखों का जजमेंट करने लगे थे। अकाल तख्त अमृतसर में इन्होंने स्थापित किया था। तो अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया था। कहां पर? अमृतसर में। सिखों का न्याय करने लगे थे ये, इसका मतलब यही है, सिखों का न्याय। ये सिखों की अदालत बन गई और ये स्वयं तलवार लेकर गुरु अकाल तख्त पर लगे सिंहासन पर बैठते थे, सिख जजमेंट किया करते थे। इनके बाद 7वें गुरु हर राय, 8वें गुरु बच्चे हर किशन, 9वें गुरु तेग बहादुर। आप जानते हैं 1675 में
हत्या किसने कराई? औरंगजेब ने करवाई। तो 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई। और आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे। बच्चे गुरु गोविंद सिंह ये लास्ट थे। लास्ट गुरु गोविंद सिंह यानी 10th गुरु। और ये सिंह की टाइटल लेने लगे। इससे पहले देखिए कोई सिंह की टाइटल नहीं लेता था। महिलाओं को कौर कहा गया, पुरुषों ने सिंह की टाइटल लेने लगे। महिलाओं को कौर कहा गया, पुरुषों सिंह की टाइटल लेने लगे। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। इनकी भी हत्या 1708 में नांदेड़ में इनका एक बॉडीगार्ड इनको मार दिया था। तो अगर आप देखें तो 1666 में इस समय पटना साहिब में पैदा हुए थे, यानी बिहार के पटना साहिब में यहां पर गुरुद्वारा है, पैदा हुए। और इनकी हत्या 1708 में नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ बच्चे ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो 1666 में पैदा हुए पटना साहिब में, नांदेड़ महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई। और गुरु गोविंद सिंह का अगर आप देखें तो गुरु ग्रंथ साहब संकलित किया है। गुरु ग्रंथ साहिब यह 10 गुरुओं की वाणी है। यह भी बच्चे गुरमुखी लिपि में है, यानी पंजाबी भाषा में है। गुरु ग्रंथ साहिब 10 सिख गुरुओं की वाणी है, 5 मुस्लिम संतों की वाणी है, 10 हिंदू संतों की वाणी है, 5 मुस्लिम फकीरों की वाणी है। 10 सिख गुरुओं का, 5 मुस्लिम फकीरों का, 10 हिंदू संतों का, 25 धार्मिक पुरुषों की वाणी है इसमें बच्चे, जो अच्छी बातें हैं। 10 सिख गुरुओं की वाणी है, 10 हिंदू संतों की वाणी है, 5 मुस्लिम फकीरों की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब को 11वां गुरु मानते हैं। बाय द वे अगर आपसे पूछ लें 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। चूंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह पुत्रों को भी मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र को भी मरवा दिया, 2 को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, 2 को लड़ाई में हरा के मार दिया, तेग बहादुर की हत्या कर दिया। तेग बहादुर की हत्या के बाद गुरु गोविंद सिंह बच गए थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को औरंगजेब ने मार दिया था। इसलिए बच्चों आगे कोई इनकी संतान नहीं था, गुरु गोविंद सिंह की कोई संतान नहीं बची, औरंगजेब ने मार दिया। इसलिए इन्होंने कहा कि अब गुरु की प्रथा यहीं खत्म होती है। और गुरु के जो शिष्य थे बंदा बहादुर, गुरु के शिष्य बंदा बहादुर थे, उनको कहा अब गुरु नहीं बनेंगे। 10 सिख गुरुओं की वाणी कंपाइल कर दिया है, गुरु ग्रंथ साहब को 11वां गुरु माना जाए। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में दल खालसा की स्थापना किया था, यानी सिखों को सेना में तब्दील कर दिया, जिससे कि अब फ्यूचर में किसी सिख की हत्या मुगल न करें। तो 1699 में दल खालसा किसने स्थापित किया था बच्चे? तो दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्या नाम रखा? दल खालसा। तो बच्चे दल खालसा 1699 में बना था। दले खालसा 1699 में बनाया गया था। सिखों को 5 क वाली चीजें अनिवार्य कर दिया, कड़ा, कंघ, कच्छ, केश, कृपाण, कि ये 5 चीजें हरदम रखें। कहा कड़ा, कंघा, कच्छा यानी कच्छ, केश बाल जिसको कहते हैं, और कृपाण यानी तलवार। ये 5 क वाली चीजें गुरु गोविंद सिंह ने अनिवार्य कर दिया सिखों को। और एक नारा भी दिया कि सवा नाल ते एक लड़ावा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गीदड़ ते मैं शेर बनावा, था गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। यह स्लोगन भी दिया। और बच्चे सत श्री गल, गल ये सब चीजें इन्होंने दिया। लेकिन खास बात है गुरु गोविंद सिंह ने होल्ला मोहल्ला स्टार्ट किया था। ये बड़ा फेमस हुआ है बच्चे, गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने होल्ला मोहल्ला ये स्टार्ट किया था। और यह इन्होंने होलागढ़ में स्टार्ट किया था।
होलागढ़ बच्चे पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। होल्ला मोहल्ला, होली का पुल्लिंग होल्ला है, होली का पुल्लिंग होल्ला है बच्चे। दले खालसा की स्थापना 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ अलग है, खालसा पंथ अलग है, लेकिन दले खालसा अगर आपसे पूछें तो आप गुरु गोविंद सिंह को लगाना, साजिद खान। होल्ला मोहल्ला होलागढ़ में स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह ने। क्यों जानते हैं? सिखों को मॉक ड्रिल देने के लिए, सिखों को सैनिक की ट्रेनिंग देने के लिए एक ग्रुप सिखों का, सैनिकों का एक ग्रुप सिखों का व्हाइट कलर में होता था, दूसरा ग्रुप केसरिया कलर में होता था। व्हाइट ग्रुप वाला किसी स्थान पर कब्जा कर लेता था, केसरिया कलर वाले व्हाइट ग्रुप वालों को वहां से हटाकर उसको खाली करवा लेता है, और फिर इसके बाद होली की तरह त्योहार मनाते थे, यानी 7 दिन तक रंग बिरंगा होली फिर चलता था। तो एक प्रकार से मॉक ड्रिल होता था। होल्ला मोहल्ला होली का उत्सव था, लेकिन सेना 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते थे, व्हाइट कलर केसरिया कलर। व्हाइट कलर को हटाने के लिए केसरिया कलर वाले उस पर अटैक करते थे, मॉक ड्रिल करते थे, और फिर उस स्थान पर कब्जा कर लेते थे। और देन उसके बाद जो गुरु थे वह लोगों पर कलर फेंकते थे, तो इसको होली की तरह होल्ला मोहल्ला कहते थे। बड़ा फेमस है ये, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दले खालसा अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको वही लगाइए जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है सिखों का। सिखों का 5 पंज तख्त है बच्चे, 5 प्लेस हैं, पंज तख्त कहलाते हैं, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे अकाल तख्त हमने आपको बताया है, तो अकाल तख्त अमृतसर में, गुरुद्वारे में है ना। अकाल तख्त, अकाल तख्त का मतलब इटर्नल, तख्त माने थ्रोन, अकाल का मतलब इटर्नल। तो 5 पंज तख्त कहलाते हैं सिखों का, और बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी में खालसा पंथ भी आएगा 1699 में, गुरु गोविंद सिंह वाला। तो पंज तख्त जो सिखों के लिए बड़ा ही पवित्र है, उसे आपको देखना पड़ेगा, उसे भी बता देते हैं। पंज तख्त, पंज माने 5, तख्त माने थ्रोन होता है, 5 गद्दी, इसको 5 गद्दी कह सकते हैं। सिखों की 5 गद्दी यानी 5 थ्रोन, जिसमें हमने आपको पहला बता चुके हैं वैसे तख्त, अकाल तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब, अकाल तख्त साहिब, यह बच्चे अमृतसर में है। इसकी स्थापना अगर पूछें तो हर गोविंद, गुरु हर गोविंद ने इसकी स्थापना किया था। और आपको बताया कि यह थ्रोन था, अकाल का मतलब इटर्नल, तख्त का मतलब थ्रोन, यानी इसका मीनिंग इटर्नल थ्रोन होता है। आंतरिक सिंहासन, इसी सिंहासन पर
बैठकर गुरु फैसला करते थे, और यह तख्त बच्चे अमृतसर में था। ठीक है, तो यह पहला तख्त था। छठे गुरु हरगोविंद ने किया था। छठे गुरु बच्चे हरगोविंद ने इस तख्त की स्थापना किया था। तख्त श्री केसरगढ़ साहब। तो बच्चे तख्त श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है, पंजाब में, और यह गुरु गोविंद सिंह का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने दले खालसा की स्थापना किया था। तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, यह बच्चे आनंदपुर साहब में है, जहां गुरु नानक ननकाना साहिब है बच्चे, वैसे पंजाब में है ये। आनंदपुर साहिब पंजाब में है, यह तख्त यहां पर है। दरअसल इसका इंपॉर्टेंस यह है कि यहीं पर 1699 में दले खालसा, यहीं पर दले खालसा की नींव पड़ी थी, और दले खालसा की स्थापना किसने किया था आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने। इसलिए यह तख्त बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा तख्त, तख्त श्री केसरगढ़ बच्चे दूसरा तख्त है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट तख्त है। ठीक है, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब। तीसरा बच्चे तख्त श्री दामदम, दमदम प्लेस का नाम है तख्त श्री दमदम साहिब। ये कहां पर है, तलवंडी में, जहां गुरु नानक पैदा हुए थे, तलवंडी में। और तलवंडी ये भी पंजाब में है, तलवंडी साबू नियर भटिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह यहां पर लगभग 1 साल रुके थे बच्चे, और यहीं पर गुरु ग्रंथ साहब का फाइनल संकलन किया था। ठीक है, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना गुरु ग्रंथ साहब संकलित करके कंप्लीट पूरा किया था बच्चे। तो तख्त श्री दमदम साहिब, तख्त श्री दमदम साहिब तलवंडी भटिंडा में है। तीसरा तख्त श्री दमदम साहिब, यह कहां पर है, तलवंडी में, तलवंडी साबो भटिंडा में है बच्चे। भटिंडा तो जानते हैं आज की डेट में पंजाब में है। तो तलवंडी में, तलवंडी भटिंडा में, और यह पंजाब में है। इसी जगह 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब was completed। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस यही है, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है, अंतिम, तो गुरु गोविंद सिंह ने यहीं पर किया था। और गुरु गोविंद सिंह बच्चे लगभग इस जगह पर, यानी बटिंडा की तलवंडी में तख्त श्री दमदम साहिब जिसको कहते हैं, यहीं पर 1 साल रुके थे, और अंतिम फिनिशिंग यहीं पर किया था। 3 तख्त और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं।
इसके बाद बच्चे नेक्स्ट में अगर आप देखें तख्त श्री पटना साहिब, यहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार की राजधानी है पटना, आप सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। गुरु गोविंद सिंह यहीं पर पैदा हुए थे और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना बचपन यहीं पर बिताया था। तो ठीक है बच्चे, कहने का मतलब तख्त श्री पटना साहिब ये चौथा है। तो आइए देखते हैं चौथा नेक्स्ट, तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब। तो पटना में है ये, बिहार की राजधानी में। यहीं पर 1666 में गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए। तो यहीं पर गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे और यहीं पर इन्होंने अपना बचपन बिताया था, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आनंदपुर साहब जाने से पहले, आनंदपुर साहब जाने से पहले यहीं रुके थे। आनंदपुर साहब जाने से पहले यहीं पर समय बिताया, यहीं पर लंबे समय बिताया। तो बच्चे गुरु गोविंद सिंह यहां पर एक लंबा समय व्यतीत किया था, इसलिए इस प्लेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चौथा तख्त श्री पटना साहिब। तो तीन तो अभी तक जो बताए हैं, चार चार में तीन तो अभी तक गुरु गोविंद से रिलेटेड है और एक है तख्त श्री हजूर साहिब। तख्त श्री हजूर साहब पांचवा है बच्चे, तख्त श्री हुजूर साहब। तख्त श्री हुजूर साहब, ये अगर आप देखें तो यह नांदेड़ में है और नांदेड़ आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। नांदेड़ महाराष्ट्र में है बच्चे। यह भी गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहां हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह वाज किल्ड, हत्या हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या यहीं पर हो गई थी। तो इस तरह ये चार जो है गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। तो पहला है तख्त अकाल तख्त, तख्त है ना बच्चे, तख्त अकाल साहिब अमृतसर में है। तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, तख्त श्री केसरगढ़ साहब आपको बताए हैं आनंदपुर में है, पंजाब में है। और इसके बाद तीसरा आपको बताए थे तख्त श्री दमदम साहब, है ना। तो चौथा हमने अभी आपको बताए हैं तख्त श्री पटना साहिब और पांचवा है तख्त श्री हुजूर साहब। याद रहेगा ये, तख्त श्री अकाल तख्त अमृतसर में, या तख्त श्री अकाल, या तख्त श्री अकाल अमृतसर में। दूसरा है तख्त श्री केसरगढ़ आनंदपुर साहब में, तख्त श्री दमदम भटिंडा में, और ये तख्त श्री पटना साहिब पटना में, और तख्त श्री हुजूर साहिब यह बच्चे नांदेड़ महाराष्ट्र में है। तो बताएं समझ में आ रहा है। चूंकि भाई सिखों का ये 5 पंज तख्त हैं और
पंज तख्त में पूछा भी जाता है कहां पर है, क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं ननकाना साहब, यहां पर पहले सिख गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और करतारपुर साहब में आप जानते हैं गुरु नानक ने यहां 18 साल बिताए थे। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में है। ननकाना साहिब नांदेड़ में है, महाराष्ट्र यानी नांदेड़ है, यह भी पंजाब में है। नानक देव का बर्थ प्लेस था बच्चे ननकाना साहिब, पाकिस्तान में है आज की डेट में। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में है। तो अगर आपसे पूछे ननकाना साहिब, तो यहाँ गुरु नानक देव पैदा हुए थे, यह भी पवित्र प्लेस है। और गुरुद्वारा दरबार साहिब कहते हैं करतारपुर में है, पाकिस्तान में, यहीं पर गुरु नानक देव का देहांत हुआ था। तो ये गुरुद्वारों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, दो गुरुद्वारों का बेहद इंपॉर्टेंस है। तो एक तो ननकाना साहिब, ननकाना साहिब पंजाब में है, पाकिस्तान वाला पंजाब में है बच्चे। गुरुद्वारा ननकाना साहिब धार्मिक प्लेस है। ननकाना साहिब पाकिस्तान वाले पंजाब में है आज की डेट में। गुरु नानक यहां पैदा हुए थे। तो यहां गुरु नानक देव पैदा हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंस है। यहीं पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और दरबार साहिब अगर आपसे पूछा जाए, करतारपुर में है। और आप जानते हैं ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में यह भी बसा है बच्चे। यहां पर गुरु नानक का देहांत हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का देहांत यहीं पर हुआ था। और इसी जगह पर गुरु नानक ने 18 साल बिताए थे, इसलिए दोनों गुरुद्वारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों गुरु नानक देव से रिलेटेड है। क्लास तो बच्चे 12 बजे तक है कविता, 1.5 घंटे की क्लास लगवाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। अब जैसे सिखों वाला अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक आज गुरु नानक वाला जैसे है, ये सिखों वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। और गुरु नानक 1539 में मरे थे बच्चे। तो गुरु नानक का बर्थ प्लेस है ननकाना साहिब और डेथ प्लेस करतारपुर साहिब है। तो 1539 में गुरु नानक देव का इनका देहांत हो गया था। 1539 में ये मरे थे। और पैदा कहां हुए थे, बॉर्न 1469 में, इस समय पैदा हुए थे। और यहां पर इनका देहांत हुआ था, इस जगह पर 1539 में इनका देहांत हुआ था। तो देहांत वाला प्लेस आपसे पूछे तो यही वाला है, इसलिए दोनों गुरुद्वारे बड़े इंपॉर्टेंस हैं। तो आई थिंक आप ये बातें समझ पा रहे हैं। हमने सिखों का इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चार धार्मिक बड़े चार इनके धार्मिक रिचुअल्स हैं जो करा जाता है। यानी जब इनका नामकरण होता है सिखों का गुरुद्वारा में,
पहला नामकरण संस्कार होता है, ठीक है ना, गुरुद्वारे में। दूसरा जब शादी होता है विवाह के वक्त, आनंद करज बोलते हैं। तीसरा बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये खालसा में प्रवेश करते हैं तो अमृत संस्कार बोलते हैं। और चौथा इनका अंतिम संस्कार होता है। तो चलिए अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, और आपको कोई डाउट है, पूछना है, कुछ चाहें तो बताएं, इसमें कुछ जानना हो तो आप अवश्य बताइए। तो चार संस्कार होते हैं। नामकरण गुरुद्वारे में करते हैं, उस समय ये सरमनी वगैरह करते हैं, नामकरण सरमनी गुरुद्वारे में। दूसरा होता है इनके साथ आनंद करज, यानी विवाह जब होता है तो उसको आनंद करज बोलते हैं। अमृत संस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब ये खालसा में 5 क वाली चीजें प्रवेश करते हैं। और चौथा फिनरल अंतिम संस्कार होता है। तो आनंद करज का विवाह हो गया, और अमृत संस्कार, ये 4 रिचुअल्स होते हैं। सिखों का 4 रिचुअल्स है बच्चे, 4 संस्कार हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो नामकरण कह सकते हैं, नेम सेरेमनी कह सकते हैं, गुरुद्वारे में होता है, चाहे जिस गुरुद्वारे में जाएं। और दूसरा जो होता है आनंद करज नाम है, आनंद कारज। यह बच्चे मैरिज जब होता है तो उसको आनंद कारज बोलते हैं, अर्थात शादी विवाह वाला जो वक्त होता है। ये लोग संडे के दिन, आप जानते हैं दिन दिन में इनके यहाँ शादी होती है। और तीसरा है अमृत संस्कार, थर्ड जो है अमृत संस्कार, आई थिंक आप जानते हैं। अमृत संस्कार सिखों के जीवन में उस समय होता है जब ये खालसा में प्रवेश करते हैं। खालसा में जब ये प्रवेश करते हैं तो अमृत संस्कार होता है। और चौथा अंतिम संस्कार तो आप जानते हैं, फ्यूनरल। ये होता है। तो सिख धर्म कुल मिला के कह सकते हैं हिंदू धर्म से आया है। पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 बार लिख दिए, पाकिस्तान पाकिस्तान 2 बार है, तो इसको पंजाब लिख दीजिए, ये दूसरा वाला पाकिस्तान के पंजाब में। ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब में है, गुरु नानक जहां पैदा हुए थे। तो चलिए बताइए फटाफट, 1 मिनट होल्ड करें बच्चे। खालसा का मतलब होता है बच्चे, खालसा का मतलब मेन होता है मुखिया, सेना। दल का मतलब सैनिक दल, यानी खालसा का मतलब सैनिक होता है। खालसा मतलब सैनिक होता है। दल का मतलब ग्रुप होता है, सैनिकों का ग्रुप खालसा, दल ए खालसा कहलाता है। तो आई थिंक आप ये बातें बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हों तो आगे बढ़ें। सेना, दल का मतलब सैनिक दल, यानी खालसा का मतलब सैनिक होता है। खालसा मतलब सैनिक होता है। दल का मतलब ग्रुप होता है, सैनिकों का ग्रुप खालसा, दल ए खालसा कहलाता है। तो आई थिंक आप ये बातें
बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हों तो आगे बढ़ें। कुल मिला के बच्चे, जहांगीर के शासनकाल में प्रिंस खुसरो मिर्जा की हत्या कर दी गई। खुर्रम को सारा जिम्मेदारी दे दिया एक प्रकार से, खुर्रम ने शाहजहां। और खुर्रम 1622 में दक्षिण के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को जीत लिया था। कह सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण जहांगीर की अधीनता में आ गया था। आइए, ये थोड़ा सा मैंने बीच में सिखों का बता दिया हूं, चूंकि सिखों का अब अलग नहीं बताएंगे, आगे चलकर मॉडर्न में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको बताएंगे, पंजाब का। चूंकि महाराजा रणजीत सिंह गुरु नहीं थे, सिखों के 10 गुरुओं का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल में अगर आप देखें तो 1622 में खुर्रम, और खुर्रम को ही शाहजहां कहा गया है। बच्चों, इसने दक्षिण के राज्यों को जीत लिया था, कॉन्कर्ड साउथ इंडियन स्टेट्स। दक्षिण भारत को जीता। इनमें अगर आप देखें तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये दक्षिण के 3 प्रमुख मुस्लिम किंगडम थे, जिनको जीतने के लिए जहांगीर ने अपने प्रिय पुत्र खुर्रम को अपॉइंट किया। खुर्रम दक्षिण के राज्यों को जीता। बच्चों, आपको बताएं, जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार के लिए भारत आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापारिक अधिकार के लिए आया था। हमने आपको पहले भी अकबर के समय बताए थे ना। पहला अंग्रेज अकबर के शासनकाल में अगर आपसे पूछा जाए 1585 में फर्स्ट अंग्रेज राल्फ फिच को लगाना है ना, याद है या नहीं? राल्फ फिच आप लगाओगे, लेकिन राल्फ फिच जमीनी मार्ग से भारत आया था, है ना बच्चे? 1585 में लैंड रूट से राल्फ फिच जहांगीर अकबर के समय में आया था। व्यापारी था, मर्चेंट था, लेकिन कंपनी ने उसको नहीं भेजा था, वो अपने पर्सनल ट्रेड के लिए आया था। तो पर्सनल व्यापार के लिए आया था। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में किंग जेम्स फर्स्ट ने, जहांगीर के शासनकाल में किंग जेम्स फर्स्ट ने कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापारिक अधिकार के लिए आया था। हमने आपको पहले भी अकबर के समय बताए थे ना। पहला अंग्रेज अकबर के शासनकाल में अगर आपसे पूछा जाए 1585 में फर्स्ट अंग्रेज राल्फ फिच को लगाना है ना, याद है या नहीं? राल्फ फिच आप लगाओगे, लेकिन राल्फ फिच जमीनी मार्ग से भारत आया था, है ना बच्चे? 1585 में लैंड रूट से राल्फ फिच जहांगीर अकबर के समय में आया था। व्यापारी था, मर्चेंट था, लेकिन कंपनी ने उसको नहीं भेजा था, वो अपने पर्सनल ट्रेड के लिए आया था। तो पर्सनल व्यापार के लिए आया था। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में किंग जेम्स फर्स्ट ने, जहांगीर के शासनकाल में किंग जेम्स फर्स्ट ने, किंग जेम्स फर्स्ट बच्चे इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का
राजा जेम्स फर्स्ट था। जहांगीर का समकालीन अगर आपसे पूछा जाए तो इसी को लगाना है, जहांगीर का समकालीन यानी कॉन्टेम्परेरी। अब जहांगीर, सो जहांगीर का समकालीन इसी को आपको लगाना है, जहांगीर के समकालीन किंग अगर आपसे पूछें तो इसी को लगाइएगा। जहांगीर के समकालीन किंग जेम्स फर्स्ट ने 1608 से 1615 तक कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंडिया भेजा था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से इंडिया आया था। हेक्टर फ्लैगशिप से यह इंडिया आया था। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। इसको भेजा किसने था? किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा। किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा इसको भेजा गया। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जिस फ्लैगशिप से आया, जिस जहाज से आया, उस जहाज का नाम हेक्टर था। चलिए बताइए, अंग्रेजों का पहला जहाज जो भारत में आया था कौन था? फर्स्ट फ्लैग, फर्स्ट फ्लैगशिप यानी पहला जहाज अंग्रेजों का जो हिंद महासागर में आया था। सुदर्शन बताइए, कविता भी बताइए, अभय गुप्ता, साजिद खान। अंग्रेजों का, वाह वेरी गुड। रेड क्लिफ ना लगाइए, रेड क्लिफ तो लाइन हो जाएगा साजिद। रेड तो ठीक है, रेड ड्रैगन नाम था। रेड क्लिफ तो लाइन का नाम हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है ना। रेड क्लिफ के स्थान पर साजिद रेड ड्रैगन नाम है। सुदर्शन बिल्कुल सही है बच्चे। रेड क्लिफ लाइन है, रेड ड्रैगन चीन का, आप जानते हैं ना, सिंबल भी है रेड ड्रैगन। पहला जहाज इंडियन ओशन में जो आया था वो रेड ड्रैगन ही था, जिसका इंचार्ज जेम्स लैंकेस्टर था। दूसरा फ्लैगशिप, सेकेंड फ्लैगशिप जो आया था हेनरी मिडल्टन के अंडर में आया था ना। रेड ड्रैगन को ही लेके आया था हेनरी मिडल्टन। और उसके बाद तीसरा चौथा बिल्कुल 1601 में, 1601 में आया था, और फिर 1604 में आया था, फिर 1606-7 में आया, और ये 1608 में आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। जहांगीर से अजमेर में मिला था। ठीक है बच्चे, जहांगीर से अजमेर में मुलाकात किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से अजमेर में मिला, और फिर उसके बाद जहांगीर ने उसको व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। याद रखिएगा, जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था, चूंकि मुगल किंग अकबर ने ऑलरेडी पुर्तगालियों को व्यापारिक अधिकार दे रखा था। यदि जहांगीर अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार देता तो पुर्तगाली रुष्ट हो जाते, पुर्तगाली नाराज हो जाते। इसलिए जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार नहीं दिया, बल्कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को कहा कि वह अपनी फैक्ट्री बना ले। तो फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो 1613 में, कहीं कहीं 1612 भी दिया होता है। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहां पर बनी? प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री आप सभी जानते हैं सूरत में स्टार्ट किया था। गुजरात के सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी थी। बिल्कुल बहुत सही।
लेकिन कैप्टन हॉकिंस वाज नॉट गिवन ट्रेड राइट। कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि पुर्तगाली बुरा मान जाएंगे। और उसके बाद पुर्तगाली बड़े स्ट्रांग थे, उनकी नेवी पावर बड़ी स्ट्रांग थी, उनके पास नेवी सेना भी थी, मुगलों के ऊपर हमला भी हो सकता था। इसलिए पुर्तगालियों के डर के कारण जहांगीर ने अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत के साथ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं 1608 से लेकर 15 तक कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहा, जहांगीर के दरबार में रहा और इसको रेड वाइन भी लाया। अंग्रेज थे जो रेड वाइन इंडिया में लाए, रेड वाइन। जहांगीर का सेवन भी जहांगीर को कराया, जहांगीर को सेवन भी कराया। तो 3 साल दरबार में रहा बच्चों, जहांगीर के दरबार में। और रेड वाइन कौन लाया? कैप्टन विलियम हॉकिंस लाया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस रेड वाइन लाया, और रेड वाइन कैसे बनता है उसके बारे में बताया। और फिर जहांगीर के साथ कोर्ट में बैठकर रेड वाइन पीता था। तो अंग्रेज आए, रेड वाइन लाए, जहांगीर को पिलाए, और फिर बाद में व्यापारिक अधिकार लिए, अभी नहीं, बाद में व्यापारिक अधिकार लिया था। इसलिए जहांगीर शराब का एडिक्टेड हो गया था, आदी हो गया था। सो कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस यह 3 साल लगभग दरबार में रहा। फैक्ट्री तो बना लिया, लेकिन व्यापारिक अधिकार नहीं मिला। एक चीज और बच्चे, जहांगीर, कैप्टन विलियम हॉकिंस इतना प्रभावित हुआ कि जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की टाइटल दिया था। इंग्लिश खान, इंग्लिश खान। क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस यह फारसी सीख गया था। जहांगीर के दरबार में 3 साल रहा, फारसी सीख गया। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की टाइटल दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था बच्चों। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की टाइटल दिया था। और एक बात है बच्चे, बेहद इंपॉर्टेंट वह पॉइंट भी है, इसको मुगल दरबार में 400 का मनसब दिया था। और किसने दिया? जहांगीर ने दिया था। तो इस तरह से 400 का मनसब मुगल दरबार में इसी को दिया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल सुदर्शन, एकमात्र ऐसा विदेशी था मुगल कोर्ट में जिसको 400 का मनसब दिया गया था। मनसब का मतलब रैंक होता है, ओहदा, सम्मान दिया। चूंकि व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था, याद रखें, नॉट गिवन ट्रेड राइट, नॉट गिवन ट्रेड राइट्स, व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था, व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। ट्रेड राइट्स नहीं दिया था, चूंकि पुर्तगालियों को पहले दे रखा था। पुर्तगालियों की डर की वजह से इसको व्यापारिक अधिकार नहीं दिया। तो चलिए आज इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहां से आगे ले चलेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है सुदर्शन, साजिद खान, कविता, अभय गुप्ता, बाकी बच्चे यहां से अगली क्लास में आगे कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस